15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आने वाली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। आमतौर पर ऐसी हर ट्रेन में लोग दरवाजों पर टूट पड़ते थे, एक दूसरे को लोग धक्का देते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल होता था। लेकिन यह ट्रेन आई तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं। प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला गया तो यह पता चला कि यह ट्रेन लाशों से भरी पड़ी। इस ट्रेन की दीवार पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। लेकिन ये एक ऐसी इकलौती ट्रेन नहीं थी, दोनों तरफ से ऐसी ट्रेनें आ रही थी, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली की बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पर लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर्स और एक पेंसिल। इस एक पेंसिल से जो वो लाइन खींचने वाला था, उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी वजह से 2 करोड़ लोग घर छोड़ देंगे। वो नहीं जानता था कि इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे तो यह तक पता नहीं था कि जिन जगहों पर वो लाइन खींच रहा है वो जगह कहाँ है। कुछ दिन पहले तक इस आदमी ने पूरी जिंदगी में इंडिया कभी देखा तक नहीं था। इसे पता तक नहीं था कि पंजाब का है, बंगाल का है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, एक ऐसे आदमी की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी बायस के, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें यह आदमी मिल गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये एक जाने माने इंग्लिश लॉयर थे। कुछ हफ्ते पहले 3 जून 1947 को शाम को 4 बजे ऑल इंडिया पर एक आवाज गूंजी। यह आवाज थी इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। Broadcast by Viceroy. Events leading to decision. The following is the text of the broadcast which Lord Mountbatten, the Viceroy, made yesterday to the Indian people on the transfer of power to Indian hands. A statement will be read to you tonight giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाएगी। इसमें बस एक शर्त थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे। इस समय तक ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि वह बारूद से भरे जहाज पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, और इसी जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया, इंडिया को पार्टीशन करने का फैसला। बात यहाँ सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट्स की भी थी। इनमें से कईयों के राजा सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए, और अगर ऐसा होता तो इंडिया के नक्शे पर 500 से ज्यादा सुराग होते। पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी। वो चाहते थे कि यहाँ का नाम पाकिस्तान और वहाँ का नाम हिंदुस्तान हो, और दोनों देशों को मिलाकर इंडिया कहा जाए। इन 2 नए मुल्कों का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया अपना नाम क्यों बदले। जवाहरलाल नेहरू ने यह डिमांड जाकर माउंटबेटन के सामने रखी और उन्हें यह डिमांड लॉजिकल लगी, तो उन्होंने यह बात मान ली, जिससे जिन्ना काफ़ी अपसेट हुए। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह था कि जब बंटवारा होगा तब बॉर्डर कहाँ होगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे पर इतना मिसट्रस्ट करते थे कि वो आपस में किसी भी लाइन पर एग्री नहीं कर पाए। इसी रीजन से ब्रिटिश ने लंदन से एक ऐसे आदमी को चुना जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, और यह आदमी थे सर सिरिल रेडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 रेडक्लिफ इंडिया पहुँचते। उन्हें लगा था कि इस बंटवारे को करने का उनके पास भरपूर समय होगा, लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें कहा कि उनके पास 15 अगस्त तक का ही समय है। रेडक्लिफ को उनकी मदद करने के लिए लोकल 4 एडवाइजर्स दिए गए। 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन ये आपस में ही झगड़ते रहते थे। हालांकि मोटे मोटे तौर पर बंटवारे का बेसिस क्लियर था। जिन जिलों में मुसलमानों की ज़्यादा मेजोरिटी है वो पाकिस्तान जाएंगे, और जिन जिलों में हिंदू और सिखों की ज़्यादा मेजोरिटी है वो इंडिया में रहेंगे। लेकिन रेडक्लिफ के पास जो नक्शा था वह भी प्रॉपर नहीं था, और पॉपुलेशन के आंकड़े भी रिलायबल नहीं थे। 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बन के रेडक्लिफ के सामने आए। लाहौर कोलकाता उन्होंने इंडिया को दे दिया क्योंकि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुसलमान रहते थे, तो किसी की भी साफ मेजोरिटी नहीं थी यहाँ पर। लाहौर में माना मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, पर ज्यादातर उद्योग धंधे हिंदू और सिखों के हैं। रेडक्लिफ ने लाहौर को पहले इंडिया को देने की सोची, फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास कोई मेजर अर्बन सेंटर नहीं रह जाएगा। इसलिए फाइनली उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन दोस्तों, देश का बंटवारा यहाँ पर सिर्फ जमीन का नहीं था, हर चीज बांटनी थी। हर फाइल, हर फर्नीचर, हर सीलिंग फैन से लेकर बोर्ड पिन तक।
एक बहुत ही अजीबोगरीब केस देखने को मिला। उस वक्त हर चीज को लेकर दोनों में लड़ाई देखने को मिली। रेडक्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपनी 2000 की फीस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें कितने लोग तबाह होने वाले। 13 अगस्त 1947 की सुबह माउंटबेटन को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी जाती है। माउंटबेटन इस रिपोर्ट को ले जाकर एक सेफ में लॉक करके रख देते हैं। बात असल में यह थी कि 15 अगस्त तक इस फैसले को सीक्रेट रखना चाहते थे। इनका मानना था कि रेडक्लिफ ने जो भी डिसीजन लिया है उससे दोनों देश नाराज होंगे ही होंगे। माउंटबेटन को लगा कि पहले लोगों को आज़ादी का जश्न मना लेने दो, उसके बाद यह जो परेशानी आएगी बॉर्डर का उससे बाद में निपट लेंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन करोड़ों लोग यह नहीं जानते थे कि वह किस देश के सिटीजन हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह तक पता नहीं था कि उन्हें रिपोर्ट कहाँ करना है, दिल्ली या कराची में। फाइनली माउंटबेटन सील्ड एनवेलप में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। उन्हें सजेस्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग कमरे में जाकर इस रिपोर्ट की डिटेल स्टडी करो और समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरे में इसे स्टडी करते हैं और बाद में यह ज्वाइंट मीटिंग के लिए माउंटबेटन के साथ मिलते हैं। जब 2 घंटे बाद यह दोनों लौटे तो दोनों बहुत गुस्से में थे। गुस्सा कई चीजों को लेकर था, लेकिन कंट्रोवर्सी एक छोटे से शहर को लेकर थी। गुरदासपुर रेडक्लिफ ने रावी नदी की नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करते हुए इस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया। पाकिस्तान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। अनइंटेंशनली रेडक्लिफ की इस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम करने का रास्ता दे दिया था। 17 अगस्त इस बाउंड्रीज को पब्लिकली बताया जाता है जनता के सामने। पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। रेडक्लिफ के इस लाइन ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया था और 50 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को इंडिया के पंजाब में। अब इन सबको अपना घर छोड़कर उस देश जाना था जो उनका था, एक ऐसा देश इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी देखा तक नहीं था। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुबार में लिपटे हुए 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थी। बैलगाड़ी में बूढ़े लोग थे, माँ बाप के कंधों पर बच्चे थे और सर पर सामान था जो उनकी पूरी गृहस्थी था। यह फुटेज माइग्रेशन के वक्त ली गई है। यह सब लोग ऐसे देश की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने पहले कभी देखा तक नहीं था। तो जाहिर सी बात थी ये लोग बहुत नाराज थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई। 55,000 से ज्यादा सोल्जर्स की एक आर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं। जो मैडनेस देखी गई उसका सबसे डरावना एग्जाम्पल था ट्रेन, जिन्हें लोगों ने घोस्ट ट्रेन कहा। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आने वाली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार हो रहा था। आमतौर पर ऐसी हर ट्रेन में लोग दरवाजों पर टूट पड़ते थे, एक दूसरे को लोग धक्का देते थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल होता था। लेकिन यह ट्रेन आई तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं। प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला गया तो यह पता चला कि यह ट्रेन लाशों से भरी पड़ी। इस ट्रेन की दीवार पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। लेकिन ये एक ऐसी इकलौती ट्रेन नहीं थी, दोनों तरफ से ऐसी ट्रेनें आ रही थी, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी सरकार का असली नाइटमेयर पंजाब नहीं था। पंजाब के लिए उन्होंने फिर भी 55,000 सोल्जर्स की एक बाउंड्री फोर्स बनाई थी, लेकिन बंगाल के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक मिरेकल चाहिए था, एक चमत्कार। इसलिए जुलाई के आखिर में माउंटबेटन मिलने गए थे महात्मा गांधी से। माउंटबेटन ने एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा, शायद आप अपनी पर्सनालिटी और नॉन वायलेंट आइडियल की ताकत से वह कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आप कोलकाता में हमारी मदद करो। 13 अगस्त को गांधी जी कोलकाता पहुंचे। यहाँ रहने के लिए उन्होंने बेलिया घाटा का हैदरी हाउस चुना, एक अबेंडेड टूटा फूटा गंदा सा घर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ इन्होंने शाहिद सोहरावर्दी के साथ रहना शुरू किया, वही सोहरावर्दी जिसे हिंदू बूचर ऑफ कोलकाता कहते थे। यह अगस्त 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर हजारों लोग की मौत के लिए जिम्मेदार भी थे। लेकिन अब सोहरावर्दी कोलकाता के मुस्लिम की जान बचाने के लिए गांधी जी की जरूरत थी। गांधी जी ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहला यह कि सोहरावर्दी को नोहाकली के मुस्लिम से एक प्लेन लेना होगा कि वो वहाँ हिंदूज को सेफ रखेंगे। अगर एक भी हिंदू मारा गया तो गांधी जी उसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। दूसरी शर्त थी कि सोहरावर्दी को गांधी जी के साथ उनके घर पर रहना होगा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सिक्योरिटी के।
प्लान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गांधी जी के सपोर्टर्स ही उनसे नाराज हो गए, लेकिन इसी वजह से 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ, कोई भी दंगा नहीं देखा गया। जो धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने थे वो सड़कों पर गले मिल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पंजाब से आने वाली हॉरर स्टोरीज कोलकाता पहुंच गई और वहां भी हिंसा भड़कने लगी। हैदरी हाउस से थोड़ी दूर 2 हैंड ग्रेनेड्स एक ट्रक पर फेंके गए जो मुस्लिम को ले जा रहे थे। गांधी जी वहां तुरंत पहुंच गए। उसी रात गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया कि कोलकाता की शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी आमरण अनशन करने वाले हैं। कोलकाता ब्यूरो से खबर आई कि शहर में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 78 वर्षीय गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। 1 अगस्त 1947 रात में ही गांधी जी अपना उपवास शुरू करते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर ही वह बहुत कमजोर हो जाते हैं। इतने कमजोर कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। लोगों में यह खबर फैलने लगी, बापू बीमार है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। माहौल बदलने लगा, लोग बापू की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकलने लगे। जैसे जैसे यह खबर फैली कि गांधी जी बहुत बीमार है, उनके समर्थन में हिंदूज और मुस्लिम साथ साथ में आए। आम लोग घर घर जाकर अपील करने लगे, प्लीज वायलेंस रोक दो, अब और हिंसा नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो हैदरी हाउस के दरवाजे पर आते हैं और अपने क्राइम्स को गांधी जी के सामने कन्फेस करते हैं। इसी समय वो गुंडे भी सामने आए जो मुस्लिम मजदूरों के मर्डर्स के लिए जिम्मेदार थे, और फिर उन्होंने अपने चाकू, बंदूकें और सभी हथियार गांधी जी के पैरों में रख दिए। गांधी जी ने कहा, जिनको तुमने सताया है अब उनकी रक्षा करो। जिन मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठाए थे अब उनके घर के बाहर जाकर पहरा दो। 4 सितंबर की शाम को 73 घंटे के बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। इसे मिरेकल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। जो काम 55,000 लोगों की पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, वो एक बूढ़े आदमी ने बिना किसी हथियार को उठाए कर दिखाया। यह चीज इतनी अनबिलीवेबल थी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जब तक गांधी जी जिंदा रहे तब तक कोलकाता में कभी कम्युनल राइट्स देखने को नहीं मिला। लेकिन पार्टीशन पर वापस आए तो बात यहाँ सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं हो रही थी। 1947 में 500 से भी ज्यादा रजवाड़े थे जो ब्रिटिश इंडिया के जियोग्राफी में बिखरे हुए थे। कई दशकों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्टेट्स पर ट्रीटीज थोपी थी, जिनमें कंपनी को पैरामाउंट माना गया था। मतलब लीगली तो यह राज्य नवाब और महाराजा के थे, लेकिन सारा काम ब्रिटिश डिसाइड करते थे। इन राजा महाराजाओं को राजा बनाए रखने के बदले यह ब्रिटिश सरकार को भारी सब्सिडी देते थे। सब कुछ ब्रिटिश इंडिया पर निर्भर था। लेकिन जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सवाल पर फोकस किया, प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र तक नहीं किया गया। दोस्तों, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह अनाउंस किया कि वह जा रहे हैं और यहाँ पर 2 अलग देश और 2 डोमिनेंस बनेंगे। इस वक्त भी यह क्लियर नहीं था कि इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। इसी बीच कुछ राजाओं ने अपने इंडिपेंडेंट देश बनाने के सपने देखने लगे। इन रजवाड़ों का कहना था कि हमने ब्रिटिश को यह पावर दी थी और अब जब ब्रिटिश जा रहे तो वो हमारी पावर वापस देकर जाए। टोटल में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। हालांकि ज्यादातर इनमें से बहुत छोटे छोटे रीजन्स थे इंडिया के बीच, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर जैसे ज्वाइंट स्टेट्स भी इनका हिस्सा थे। हैदराबाद और कश्मीर जैसे ज्वाइंट स्टेट इंडिपेंडेंट बन जाते तो वो यूरोप के कई देशों से ज्यादा बड़े होते साइज में, और ऊपर से अगर कुछ और ये आजाद हो जाते तो इंडिया का नक्शा एक स्विस चीज जैसा दिखता, जिसमें 500 से ज्यादा सुराग होते। सरदार पटेल जानते थे कि अगर यह 565 राज्य इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टेट्स को इंडिया से मिलाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर ली। सरदार पटेल ने कहा, रजवाड़ों को मुझे और मेनन साहब को हैंडल करने दो। माउंटबेटन सरदार पटेल को एक डील प्रपोज करते हैं। अगर कांग्रेस इन राजा महाराजाओं को उनके नाम, उनके टाइटल्स, उनके महल, उनके प्रीवी पर्सेस और ये सारे प्रिविलेज रखने दे तो इन राजाओं को 15 अगस्त से पहले इंडिया ज्वाइन करने के लिए माउंटबेटन खुद ही कन्विंस कर लेते। इस सबके बीच जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को ऑफर करते हैं कि वह आजाद भारत के पहले जनरल गवर्नर बने। सोचिए, जिस वायसराय ने अभी अभी देश का बंटवारा कराया है उसी को इंडिया का सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दिया जाए। नेहरू की तरफ से यह कोई फ्लैटरी नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी गई चाल थी, एक स्ट्रैटेजी। दोनों नेहरू और पटेल जानते थे कि माउंटबेटन के पास ब्रिटिश क्राउन का कनेक्शन है और राजाओं पर इन्फ्लुएंस है। प्रिंसली स्टेट का मर्जर, स्टेट का डिवीजन, कश्मीर जैसे डिस्प्यूट्स, इन सब में एक फ्रेंडली माउंटबेटन बहुत काम आ सकता था। और तो और माउंटबेटन ब्रिटेन राजा के कजिन है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। जिन्ना ने खुद को जनरल गवर्नर बना दिया। माउंटबेटन ने उन्हें कहा, समझाने की कोशिश की, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था,
बजाय जनरल गवर्नर बनने के, लेकिन जिन्ना नहीं माने। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों माउंटबेटन इंडिया के जनरल गवर्नर बने और उन्होंने एक एक करके राजाओं को इंडिया ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सरदार पटेल ने इस काम को एक ऐसे आदमी को दिया जो ब्रिटिश इंडिया के सबसे पावरफुल इंडियन सिविल सर्वेंट्स में से एक थे। इनका नाम था वीपी मेनन। यह माउंटबेटन के एडवाइजर भी रहे थे, जिससे वो माउंटबेटन और पटेल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर सकते थे। पटेल को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो राजाओं से बात कर सके, उन्हें समझा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें डरा भी सके। माउंटबेटन और वीपी मेनन एक एक करके राजाओं से मिलने लगते हैं। कुछ को समझाया जाता है, कुछ को डराया जाता है और कुछ को डील्स दी जाती है। कांग्रेस भी मोटे मोटे तौर पर माउंटबेटन की बात मान जाती है। राजाओं को अपना टाइटल, अपने महल रखने दिए जाते हैं, अपने प्रीवी पर्सेज रखने दिए जाते हैं। इसके चलते राजा महाराजा साइन कर देते हैं, इंडिया का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन बहुतों के लिए यह बहुत पेनफुल था। सेंट्रल इंडिया के एक राजा ने साइन करते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पंजाब के 8 महाराजाओं ने एक साथ साइन किया, लेकिन माहौल ऐसा था कि किसी के क्रिमिनेशन में गए हो। सबसे ड्रामेटिक सीन दोस्तों जोधपुर के एक महाराजा के साथ देखा गया। उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के सोशलिस्ट राज में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो जैसलमेर के महाराजा के साथ सीक्रेटली जिन्ना से मिलने चले गए। जिन्ना ने बदले में उन्हें एक ब्लैक पेपर दिया। उन्होंने कहा, जो कंडीशन लिखनी है लिखो, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन यह बात किसी तरह से वीपी मेनन को पता चल गई। उन्होंने तुरंत वहां पर माउंटबेटन को बुलाया। माउंटबेटन ने महाराजाओं को समझाया और फाइनली वह साइन करने को राजी हुए। लेकिन साइन करने के एकदम बाद जोधपुर के महाराजा ने एक मिनी पिस्तौल वीपी मेनन के सर पर तान दी। वहां माउंटबेटन को आकर पिस्तौल छीननी पड़ी। सबसे अजीब कहानी थी दोस्तों जूनागढ़ की। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे, लेकिन वहां की 82% पॉपुलेशन हिंदू थी। जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान कुत्तों के शौकीन थे। उनके पास 2000 से ज्यादा कुत्ते थे। उन्होंने अपने हर कुत्तों को अलग अलग कमरा दिया था और अपने नौकर भी थे। लेकिन इनके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो ने एक ऐसी चीज जाकर जूनागढ़ के नवाब को कह दी जिससे वह बहुत डर गए। इनके मन में यह बात बिठा दी गई कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक्ट होगा कि हिंदुस्तान की सरकार आपके कुत्तों को जहर खिला के मारना चाहती है। और इन्हें कहा गया कि अगर आप इंडिया के हिस्सा बन गए तो आपके कुत्ते आपके साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ अनाउंस करता है कि वह पाकिस्तान में शामिल होगा। पाकिस्तान ने कई दिनों तक तो इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन 13 सितंबर 1947 को उसने जूनागढ़ का सेशन एक्सेप्ट कर लिया। जिन्ना असल में जूनागढ़ को कश्मीर के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी को तुरंत ऑर्डर दिया कि वह जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर ले। यह देखकर नवाब डर गए और प्लेन में कराची भाग गए अपने कुत्तों के साथ। 9 नवंबर 1947 जूनागढ़ फाइनली इंडिया में शामिल हो जाता है। लेकिन कश्मीर का केस जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे और पॉपुलेशन हिंदू, लेकिन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की थी। हरि सिंह एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। जुलाई 1947 में वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। माउंटबेटन उन्हें कहते हैं कि अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन हरि सिंह ने मना कर दिया। फिर माउंटबेटन कहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं जाना है तो फिर इंडिया का हिस्सा बन जाओ, लेकिन हरि सिंह बोले वह भी नहीं, मुझे एक अपना आजाद देश चाहिए। माउंटबेटन ने उन्हें वार्निंग दी, अगर आपने जल्दी फैसला नहीं लिया तो यह इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बनेगा। लेकिन हरि सिंह टस से मस नहीं हुए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरी सिचुएशन बदल जाती है। 24 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ब्रिटिश मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम विर्नी को एक रिक्वेस्ट भेजी कश्मीर में 2 हफ्ते की छुट्टी अरेंज करने के लिए, लेकिन हरि सिंह ने इसे साफ मना कर दिया। सितंबर 1947 लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसका एजेंडा था हरि सिंह को कैसे पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाए। प्लान बनाया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पठान ट्राइब्समैन को भेजकर कश्मीर पर हमला कर दो। ये वो वॉरियर्स थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। इसके लिए इन ट्राइबल्स को कश्मीर के बाजार लूटने का लालच भी दिया जाता है, लेकिन यही लूट का वादा आगे चलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। 24 अक्टूबर 1947 दशहरे के दिन श्रीनगर पैलेस में अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे श्रीनगर की बिजली देने वाला माहुरा पावर स्टेशन पठान्स ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। हरि सिंह की अपनी आर्मी या तो भाग गई थी या तो उनसे जाकर मिल गई। यह सब देखकर महाराजा हरि सिंह तुरंत इंडियन सरकार से मदद मांगते और इस मदद का ऑफर देखकर जवाहरलाल नेहरू खुश होते हैं। महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करने को कहा जाता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए और 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह इसे साइन भी कर देते हैं।
27 अक्टूबर की सुबह इंडिया का पहला मेजर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। 329 सिख सोल्जर्स श्रीनगर एयरपोर्ट उतरते हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पठान्स अपना असली मकसद भूलकर लूटपाट में बिजी हो गए थे। इनका ओरिजिनल प्लान था कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेना, ताकि इंडियन एयरफोर्स वहां पर लैंड ही न कर पाए। लेकिन बारामुल्ला में यह इन्वेडर्स लूटपाट करने में इतना बिजी हो गए कि श्रीनगर से सिर्फ 30 मील पहले ही इन्होंने वहां का बाजार लूटना शुरू कर दिया। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट्स पर हमला किया। यह लूटपाट इन्हें घंटों तक बारामुल्ला में ही रोके रही और इसी देरी की वजह से इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट को सिक्योर कर पाती है और बाद में चलकर इसी वजह से कश्मीर कभी जिन्ना का नहीं हो पाता। इंडियन आर्मी के कश्मीर पहुंचने पर जिन्ना भड़क गए। उन्होंने अपनी आर्मी को कश्मीर में मार्च करने का आदेश दिया, लेकिन इस वक्त तक दोनों इंडियन और पाकिस्तान आर्मी को ब्रिटिश ऑफिसर्स लीड कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने जिन्ना का आदेश मानने से मना कर दिया, लेकिन जिन्ना अभी भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि ट्राइबल इन्वेडर्स के भेष में पाकिस्तान आर्मी को भेजा जाए। इंडियन आर्मी ने इस वक्त तक श्रीनगर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव रिंग बना दिया था। अब वहाँ 4000 सैनिक थे मशीन गन के साथ। श्रीनगर सेफ हो चुका था। धीरे धीरे करके बाकी कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने वैली से बाकी इन्वेडर्स को बाहर निकालना शुरू किया। 8 नवंबर को बारामुल्ला वापस ले लिया गया। 4 दिन बाद महुता कैप्चर कर लिया गया और अगले दिन उरी भी आ गया। 1 जनवरी साल 1948 माउंटबेटन की सलाह पर इंडिया कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में ले गया। इंडिया का कहना था कि कश्मीर लीगली हमारा है और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करने में मदद करनी चाहिए। इसके ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी साल 1949 को सीज फायर हो जाता है। जहां जिसकी आर्मी खड़ी थी वहीं पर लाइन खींच दी जाती। इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा जाता है। बाद में जाकर यही लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाता है। कश्मीर जो पूरा इंडिया का था, अब उसके एक हिस्से पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ही इंडिया का नक्शा आज के भारत जैसा दिखने लगता है। अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं होते तो आज इंडिया का नक्शा स्विस चीज जैसा दिखता। एक देश के अंदर कई सारे और देश, कोई नेशनल आर्मी नहीं होता, कोई नेशनल करेंसी नहीं होती। पार्टीशन एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इंटीग्रेशन एक मिरेकल था और यह दोनों एक साथ हुए। यही है साल 1947 की असली कहानी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।